हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने KVS PRT टेस्ट सीरीज। तो इसमें हम लगभग जो है आपके 10वां टेस्ट आज, यानी कि 10वां टेस्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आई तक यानी कि 9 जो है डिस्कस कर लिए हैं EVC जो EVS के, और हिंदी के हमने जो है 20 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देखिए। और ये आप बुक देख पा रहे हैं जिसमें ये 20 टेस्ट दिए गए हैं। इनका आप PDF चाहते हैं जो फ्री दिया है प्रतीक शिवालिक जी ने, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर बुक परचेज करना चाहें तो अमेजोन से बुक भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आप वीडियो को पूरा देखें। चाहे आप टीचिंग एग्जाम कोई भी दें, सभी में आपका ये वीडियो काम आएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। 131वां प्रश्न होता है हमारा पहला। तो प्रवासी पक्षी एक वर्ष के एक विशेष समय के दौरान दूर क्षेत्रों में उड़ते हैं। उस समय के दौरान उनके आवास में निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थितियां इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि प्रवासी पक्षी जो है कुछ इंडिया में आ जाते हैं, कुछ इंडिया से बाहर चले जाते हैं, कई देशों में ये होता है। तो ये इसका कारण क्या रहता है, ये आपको बताना है। भोजन की अनुपलब्धता होती है, अत्यधिक मौसम की स्थिति रहती है, या भीड़ होने के कारण, या घोंसलों के इलाकों की कमी, या उन्हें घोंसले बनाने में समस्या होती है। तो बताइए इसका रीजन बेसिकली जो है वो क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, यानी कि जो पहला सही है आपका और दूसरा। इनमें होता क्या है, सबसे पहले दिखाया गया आपको कि भोजन की उपलब्धता। देखिए प्रवासी पक्षी, आप मतलब कोई भी जंतु है या पक्षी हो तभी जाएगा जब उसकी जो है उसकी मौसम की स्थिति बेकार हो। मान लीजिए आपको उतना ठंड आप नहीं सह सकते हैं और वहां पर ठंड पड़ रही हो, तो आप चयन करेंगे कि आप गर्म इलाके में जाएं, ठीक है ना। और अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा है, आपने देखा होगा भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, काफी जो है मजदूर दिल्ली से वापस आए क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था। और बेसिकली उनका जो जीवन था वो था किस पर, डेली के मजदूरी पर निर्भर था कि आज मजदूरी करेंगे तो शाम को खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो यही जंतुओं के साथ था, ठीक है। उन्हें मजदूरी तो नहीं करनी, लेकिन भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, जो है पलायन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बात आई है, प्रवासी पक्षी दिवस जब कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका सेकंड शनिवार को। कौन सा आपका, अक्टूबर, जो अक्टूबर माह का सेकंड शनिवार होता है उसको प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटेड बर्ड डे, ठीक है ना। और इसका 2020 का आपको कम से कम थीम याद रखना है कि इसका थीम जो है वो क्या था, तो वो था बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड, ठीक है ना, बर्ड्स कनेक्ट द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 132वां की जब हम सांस लेते समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो है नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, क्योंकि काफी मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। तो इस नाइट्रोजन का क्या होता है, इसका क्या होता है, यह ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में भ्रमण करती है, यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, यह केवल नासिका कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाती है, या चौथा दिया है कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सौंदर्य पहले ही इतना अधिक है कि अवशोषित नहीं हो पाती हैं। बताइए क्या कारण है नाइट्रोजन का। देखिए मानव जब रेस्पिरेशन करता है या श्वसन करता है, उसमें क्या होता है कि वो O2 तो बाहर लेता है, लेकिन इसके साथ जो है प्लस जो है N2 यानी कि नाइट्रोजन भी चली जाती है। तो होता क्या है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है तो उसके साथ कुछ वो आपका नाइट्रोजन भी मात्रा बाहर निकाल लेता है, क्योंकि मनुष्य के लिए नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं है उसके शरीर में, ठीक है। बात आती है ऑक्सीजन की, तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 550 लीटर ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी डेली एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। और श्वसन दर भी आपसे पूछी जाती है कि श्वसन दर जो है कितनी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये होती है 12 से लेकर 14 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 14 बार जो है श्वसन प्रक्रिया करते हैं। चलिए 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है, यानी कि कौन सा जो रोग है वो संपर्क से फैल जाएगा, ठीक है। उच्च रक्तचाप, आनुवंशिक अपसामान्यता, या छींक, या ब्लड कैंसर। बताइए क्या है इसका उत्तर। तो देखिए बात है छींक की, यानी कि छींक बेसिकली कह सकते हैं हम खांसी जुकाम क्या होता है आपका, जो है अगर आप किसी जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आ जाते हैं, उसे छींक आती है, तो उसका जो वायरस कीटाणु है वो आपके अंदर चले जाते हैं, तो इससे ये फैल जाता है। ब्लड प्रेशर, एक
हाई ब्लड प्रेशर कभी अनुवांशिक नहीं होता, ये सोचने की क्षमता या कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिससे ये बढ़ जा सकता है। जेनेटिक डिसीज जो बेसिकली क्या मिलती हैं आपको अनुवांशिक रूप से मिल जाती हैं। और ब्लड कैंसर जो है ये इसके कई रीजन हो सकते हैं। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया इसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। 134वां प्रश्न है कि सौर कुकर का कौन सा भाग जो है पौध घर प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली जो ऊष्मा है वो अंदर तो चली जाएगी, मान लीजिए ये एक डब्बा है, ठीक है ना, एक कुकर ही मान लीजिए सोलर कुकर है, ठीक है ना, ये आपका जो है सन है, यहाँ से रेज आ रही हैं तो ये इसके अंदर तो चली जाएंगी लेकिन जो है इससे बाहर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो किसके प्रति उत्तरदायी है? बॉक्स के भीतर काली जो परत होती है, दर्पण होता है, या कांच की सीट होती है, या सौर कुकर का बाहरी आवरण। तो जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली काम करता है, ये आपका करता है दर्पण। कौन सा दर्पण जो लगा होता है? ये लगा होता है अवतल दर्पण, जो क्या करता है? सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है और इसके अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता है। इससे क्या होता है? जो आपका भोजन है वो पक जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 135वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं यहाँ पूछा गया, ठीक है ना। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, क्या ऐसा है? दूसरा दिया है हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा दिया है उत्पादक अपना भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त तैयार करते हैं, और चौथा दिया है पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि पौधे जो है वो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 135। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की बात आ रही है तो इसका आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। 6CO2 + 6H2O = क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसे कहते हैं C6H12O6 प्लस जो है 6O2 जो है ऑक्सीजन ये बनती है जो हमें मिलती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का आप याद रखेंगे। इसमें जो उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2 कि हरे पौधे अपना भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। ये चीज गलत है। ये क्योंकि हरे पौधे किससे करते हैं? ये अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है प्राप्त करते हैं। चलिए 136वां प्रश्न है GAP यानी कि गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। गैप का आपको क्या बताना है? फुल फॉर्म बतानी है। क्या होगा? गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रोस एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेसिस, गंगा एक्शन प्लान, या गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 3 गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? ये आपका 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन इसके कुछ रीजन रहे थे जिससे ये क्या हो गया था? विफल हो गया था। तो बाद में 2000 में क्या कर दिया गया? सन 2000 में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट आया था नमामि गंगे, ये भी गंगा की सफाई के लिए था और ये भी क्लीन गंगा के लिए नमामि गंगे जो एक प्रोजेक्ट लाया गया था जो 2014 में आया था, जो काफी अच्छा कार्य कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 137वां प्रश्न है कि जीव मंडल भंडार का क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्य के लिए सीमित मानव गतिविधि की अनुमति है उसको जाना जाता है संक्रमण क्षेत्र, कोर जोन, बफर जोन, या प्रतिबंधित क्षेत्र। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक कोर एरिया होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है और इसके बाद एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये तो आपका हो गया क्या? कोर जोन, और इसके बाद होता है ये बफर जोन, और इसके बाद होता है ये संक्रमण जोन। तो इसमें आप संक्रमण में तो खेती वगैरह, रेल की पटरी, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उद्योग वगैरह भी लगा सकते हैं, और लेकिन आपको रिसर्च वगैरह करना है तो आप बफर जोन में जा सकते हैं, ठीक है। उत्तर आपका क्या हो गया? बफर जोन। कोर जोन में ये सारी प्रक्रिया भी अलाउ नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है खासकर एनिमल्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी थी? मध्य प्रदेश, यूपी में, महाराष्ट्र में, या आपका पंजाब? बताइए कहां पर थी? तो देखिए 138वें का जो उत्तर है वो है आपका, बताइए, पूछा गया है आपसे कि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ थी, तो वो थी आपकी यूपी में, ठीक है ना, क्योंकि यूपी की जो है आबादी में भी सबसे ज्यादा था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी थी? यूपी की थी, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण भी इसी में आए थे, ठीक है ना। और इसमें पूछा जाए कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की। 7वीं जनगणना थी। लिंगानुपात कितना था? 943/1000 जो है लिंगानुपात था। ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए 139वां प्रश्न है 11 जुलाई किसके रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका ये सुपर टेट जो यूपी में एग्जाम होता है टीचिंग का, उसमें पूछा जा चुका है। वन महोत्सव दिवस,
वन्यजीव दिवस, विश्व प्रकृति दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस? तो उत्तर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपने सुना होगा, इसके पहले आप वीडियो लाइक करिएगा, ट्रिक हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए लिखा है 11 जुलाई, एक एक, तो देखिए एक हो गया नर, एक हो गया मादा, यानी कि मेल फीमेल मिलकर क्या बनेगा? एक चाइल्ड। चाइल्ड से क्या बढ़ेगी? जनसंख्या। तो एक प्लस एक क्या हो गया? जनसंख्या, ठीक ना। यानी कि एक और एक मिलकर क्या बनाते हैं? नया, तो बढ़ेगी क्या? जनसंख्या। इससे आप याद कर सकते हैं। चलिए 140वां प्रश्न है कि जो है ICIMOD ने कितने सदस्य हैं, यानी कि इसमें कितने सदस्य हैं? 7 हैं, 9 हैं, 8 हैं या 10 हैं? बताइए। तो देखिए इसमें जो है 8 देश सदस्य हैं, ठीक है ना। ये क्या है? आपका एक माउंटेन पर एक संगठन है जो कार्य करता है। इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन, ठीक है ना। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है आप याद रखेंगे। इसमें जो है इंटीग्रेटेड माउंटेन और उसके बाद होता है डी से डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद याद रखिएगा इसके सदस्य देश हमने आपको बता दिए हैं। आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश हो जाता है, इसके बाद आपका भूटान हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया और नेपाल के साथ पाकिस्तान भी इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये जो है 8 कंट्री इसकी सदस्य देश हैं, ठीक है। अभी तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए 141वां प्रश्न है, कौन सा राज्य जो है, क्योंकि इसका अपना वन्यजीव अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, के प्रावधानों के तहत नहीं आता है। बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जो आपका जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आप इसका उत्तर आराम से बता सकते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था पहले वो क्या था? उसका सब कुछ अलग ही होता था। जो ऑल इंडिया में नहीं होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। 142वां प्रश्न है कि भारत की जो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पे था? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, ठीक है। दूसरा है, इसके बाद देखिए आपका जो है कृषि, उद्योग और खानों, देश की औद्योगिक विकास या स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि। तो देख बात ही की जा रही है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चली थी? 1980 से 1985। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? ये था आपका गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। इस समय आपको पीएम पूछा जाए, पीएम कौन सी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस समय जो है आपकी पीएम थी, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, वो 1980 में क्या किया था इन्होंने? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। इसके बाद क्या हुआ था कि 1982 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? आपका जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये भी पूछा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, 1984 में क्या हुआ था कि इनके सिख गार्ड थे जो इंदिरा गांधी जी के, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, कुछ कारण की वजह से। चलिए 143वां प्रश्न है कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है? बताइए इसका फुल फॉर्म जो है क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन चेंजिंग क्लाइमेट, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा है चेंजिंग क्लाइमेट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज लिखा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमेटी, यहाँ पर कमेटी लिखा है ऑन चेंजिंग क्लाइमेट और यहाँ पर लिखा है कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए कमेटी तो इसमें नहीं आता है, तो आप दो ऑप्शन अलग कर सकते हो। इसके बाद बता है आप चेंजिंग क्लाइमेट है या क्लाइमेट चेंज, बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो आपका सेकंड होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कब बनाए ये जो संगठन था? ये आपका 21 मार्च 1994। उस समय जो है इसमें कितने 197 देश जो है इसके मेंबर कंट्री रहे थे। इसका जो हेडक्वार्टर है, आपसे पूछा जाए मुख्यालय, तो वो कहाँ पर है? आपका बॉन, जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 144 में इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या केरल? पूछा गया है आपसे कौन सा? देखिए बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ बताइए कहाँ पर ये पड़ता है? आपका उत्तर है MP, ठीक है ना। MP की जब बात आ रही है तो आपको बता देते हैं MP में कौन कौन से पड़ते हैं। आप रखिए सबसे पहले कूनो, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो है 105वां बना था 2018 में, ठीक है, कूनो हो गया। इसके बाद माधव,
माधव के बाद आ गया आपका पन्ना, पन्ना के बाद आ गया आपका कान्हा, कान्हा के बाद आ गया आपका जीवाश्म जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और इसके बाद हो गया संजय, बांधवगढ़ हमने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद हो गया बनबहार, वन विहार, वन विहार, सतपुड़ा हो गया। और इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी। और बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, पेंच कहा जाता है, ठीक है ना, पेंच भी इसे हम कहते हैं। ये सारे जो है एमपी में हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद आप करेंगे बात, क्या दिया है, गुजरात। चलिए गुजरात के देख लेते हैं। तो गुजरात में भी इंपोर्टेंट हैं, कौन से हैं, मरीन, मरीन नेशनल पार्क जिसे हम कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं। और इसके बाद आपका पड़ता है ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसके बाद गिर और बंसदा, गिर नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क जो है ये पड़ते हैं आपके कहाँ पर, गुजरात में। बात आती है कर्नाटक, कर्नाटक में भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो वो आपको बता देते हैं। लगभग सारे ही कर्नाटक के जो हैं इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ, चलिए कर्नाटक में सबसे पहले आता है अंसी, अंसी नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसके बाद याद रखेंगे आप बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके बाद एक और है बांदीपुर, बांदीपुर के बाद लगेंगे आप नागरहोल। और नागरहोल के बाद आता है आपका कुद्रेमुख, ठीक ना। ये भी आपके जो है सारे कर्नाटक में। केरल, केरल को इंपोर्टेंट है, याद रखिए केरल के कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली, हर बार यही पूछा जाता है केरल से ज्यादातर। साइलेंट वैली हो गया, एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क। और इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट, पेरियार के बाद हो गया आपका अनुभूति, अनुभूति नेशनल पार्क जो है ये आपका केरल में। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन, लगभग 20 प्लस जो है क्वेश्चन इससे जो है एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही जो है वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। चलिए 145 प्रश्न है कि दक्षिण तेलुगु भाषी क्षेत्रों में किस सामाजिक सुधारक ने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संगठन बनाया था, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या वीर सेलिंग पंतलू। बताइए क्या इसका उत्तर। तो देखिए बात आ जाती है विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की, ठीक है ना। तो याद रखना है आपके लिए कि जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है वो कौन है, आपके ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने ऑल ओवर जो है इंडिया में काम किया था। और 1856 में एक एक्ट आया था, ठीक ना, उस पर बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जो बात पूछी गई आपकी तेलुगु भाषी क्षेत्रों में जो दक्षिण के थे, वहाँ पर वीर सेलिंग पंतलू जो है इन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। 140वां इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, या अफ्रीका और यूरोप को, ठीक है। बताइए तो जो आपके यूराल माउंटेन्स हैं वो किसको अलग करते हैं, ये करते हैं आपके एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को ये अलग करते हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 147 प्रश्न है कि भूपर्पटी में वह स्थान जहां से जो भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है, या अधिकेंद्र कहा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या है। तो देखिए जहां से जो आपकी जो है अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो स्टार्ट होती हैं तो उसे कहते हैं हम फोकस, यानी कि जो फोकस है उद्गम केंद्र से कहा जाता है। बात आती है भूकंप की, तो नापते किससे हैं इसे, माप यानी कि मेजर कैसे कहते हैं। तो इसका जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम इसे जो है मेजर करते हैं। बेसिकली 3 टाइप की तरंगें होती हैं, पी टाइप, एस टाइप और एल टाइप, 3 प्रकार की जो है तरंगें होती है, चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये जो जब भी भूकंप आता है तो वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, रेडोन की मात्रा बढ़ जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप आते समय किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो रेडोन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। 148वां प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है, तापमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या आपका दिया है मध्य मंडल। बताइए इसका उत्तर क्या है। तो देखिए जो आपका हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया है वो है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बादल होते हैं ना संघनन होता है। जब बादल संघनन नहीं होगा तो बादल भी नहीं बनेंगे। और यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जैसे जाड़ा हो गया, बरसात हो गई, धूप तेज हो गई, तापमान बढ़ गया, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहीं पर क्या पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर, ओजोन परत जो है यहीं पर पाई जाती है। ओजोन डे कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित है, ठीक है। ओजोन परत से एक और चीज पूछी जाती है कि चैंपमैन चक्र, चैंपमैन चक्र किससे संबंधित है, ये भी आपका 1930 के में दिया गया था। तो ये आपका ओजोन लेयर से संबंधित है, जिसे किसने दिया था,
सिडनी चैंपमैन, सिडनी चैंपमैन ने ये दिया था, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 149वां प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अविभाजित है, ठीक है ना। दूसरा दिया है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है। तीसरा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम देश में बहती है। या जो है अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। बताइए। देखिए तो अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करती है, तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए 149 का 3 कि अमेजन नदी भूमध्य रेखा प्रदेश से होकर जो है पश्चिम देश में बहती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है अमेजन का, आपका एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत से जो है अमेजन पूरा ये बेसिन बनने लगता है। और कहाँ तक चलता है आपका जो है अटलांटिक तक, अटलांटिक जो आपका वो महासागर है वहां तक ये चलता है। बात आती है अमेजन, अमेजन एक नदी है, ठीक है ना, जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगर लंबी पूछते तो नील नदी, लेकिन बड़ी पूछ रहे हैं तो आपकी क्या होगी अमेजन, क्योंकि जो मात्रा है पानी की वो अमेजन में ज्यादा नहीं, वॉल्यूम के हिसाब से ये होता है, ठीक है ना। और अमेजन बेसिन में क्या पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं सेलवास, सेलवास जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजन से बात आई है तो इसको भी डिस्कस कर देते हैं। अमेजन के जंगल को हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के फेफड़े भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न 150वां कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। समुद्र से दूरी, सूर्यातपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो देखिए पूछा गया है कि जो पृथ्वी पर तापमान का वितरण है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो करता है आपका सूर्यातपन यानी कि जो आइसोलेशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आइसोलेशन सूर्यातपन क्या होता है, ये वो भाग होता है जो आपका सन से लेकर जो है आपकी अर्थ तक प्रकाश पहुंचाता है, वो कहलाता है आपका सूर्यातपन, ठीक है ना। तो यही जो है मान लीजिए कभी कम किरणें पड़ रही हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर कम रहेगा, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है हमारे घर गर्मी भी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है, ठीक है। तो ये थे सेट के 20 प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी जो है दिनों में आपके लिए चैनल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।